हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको गॉस के नियम के बारे में बताया था। गॉस के नियम के प्रयोग के बारे में जो है इस वीडियो में हम आप बताएंगे। तो इस वीडियो में आप पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में। गॉस के नियम का क्या उपयोग होता है इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। पहला जो उपयोग है गॉस के नियम का वह है अनंत लंबाई। अनंत लंबाई के एक समान, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला यूज आप देख रहे हैं गॉस के नियम का कि कोई अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है और उसके निकट आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, तो हम एक तार ले रहे हैं। यह एक तार हो गया जिसकी लंबाई क्या है, अनंत है। ठीक, अनंत लंबाई है। इस पर हम जो है एक समान आवेश दे रहे हैं, धन आवेश मान ले रहे हैं। इस पर धन आवेश दिया गया। अब इससे कुछ दूरी पर मान ले रहे हैं कि r दूरी पर एक बिंदु है P, एक पॉइंट है P। कितनी दूरी पर, r दूरी पर है। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, E का मान ज्ञात करना है। तार कैसा है, तार अनंत लंबाई का है। ठीक, अब जो है यदि कोई आवेश Q, ठीक है, यदि कोई आवेश Q L लंबाई के एक सीधे तार, एक सरल रेखा में सीधे तार या वक्र तार एक समान रूप से आवेश वितरित हो। ठीक है, क्लियर आ रहा है स्टूडेंट्स? तो देखें ध्यान से, कोई आवेश Q L लंबाई के सीधे तार के रूप में, वक्र तार के रूप में एक समान रूप से अगर वितरित हो तो उसके प्रति एकांक लंबाई का जो आवेश होता है, प्रति एकांक लंबाई का आवेश, प्रति एकांक लंबाई के आवेश को रैखिक घनत्व कहा जाता है। प्रति एकांक लंबाई का आवेश किसके बराबर होता है, रेखीय घनत्व लैम्डा के बराबर होता है। प्रति एकांक लंबाई के आवेश को रेखीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। लैम्डा बराबर Q बटे L होता है। प्रति एकांक लंबाई के आवेश का रेखीय घनत्व कहलाएगा। आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर क्या होता है, Q बटे L। अगर L बराबर एकांक हो जाए तो उस कंडीशन में रेखीय घनत्व लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, आवेश के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रति एकांक लंबाई का आवेश का जो मान होगा वह उसके रेखीय घनत्व के बराबर होगा। तो यहाँ पर एक लंबा सीधा तार है, ठीक है, और इस पर एक समान रूप से धन आवेश दिया गया है। प्रति एकांक लंबाई का जो आवेश घनत्व है वो लैम्डा है। मानते हैं कि r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। एक हमें गॉसियन पृष्ठ लेना होगा, गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ लेना होगा जिस पर यह बिंदु P स्थित होगा। ठीक, तो इस बिंदु P को लेते हुए एक हम गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। इस बिंदु P को शामिल करते हुए एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं जो कैसा होगा,
बेलन के आकार का होगा। ठीक है, यह जो है बेलन के आकार का एक हम गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं जिस पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक, अब जो है एक छोटा सा क्षेत्रफल हम ले रहे हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं जिसे हम dA कह रहे हैं, dA, डी वेक्टर A, यह एक छोटा सा क्षेत्रफल है। प्लस आवेश, प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं, तो इस बिंदु P पर इस धनात्मक आवेश की विद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। तो विद्युत बल रेखाओं की दिशा जो होगी वह बिंदु P पर बाहर की तरफ होगी। और यह जो आप सूक्ष्म क्षेत्रफल लिए हैं dA, ठीक है, इस पर अगर दिशा पूछा जाए तो ठीक है, तो दिशा क्या होगी, इस पर डाले गए लंब के होगी। तो इस जो वेक्टर dA की जो दिशा होगी वह ठीक इधर ही होगी जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के तरफ वेक्टर dA की भी दिशा होगी, दोनों एक दिशा में हो जाएंगे। यह आपका जो सरफेस है इसे क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। गॉसियन यह आपका पृष्ठ है। इसी तरह अगर यहां पे लें, यहां पर हम एक सरफेस लेते हैं इस पॉइंट पे, तो इस पर जो dA होगा, जो dA होगा उसकी दिशा क्या होगी, ठीक सरफेस पर बाहर की तरफ, यह dA, dA वेक्टर A हो गया। विद्युत क्षेत्र की दिशा यहां पर क्या होगी, प्लस आवेश है बाहर की तरफ होगी, यह विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई बाहर की तरफ। ठीक, तो आपने देखा कि बिंदु P से गुजरने वाला आपने एक L लंबाई का गॉसियन पृष्ठ खींचा, बिंदु P से गुजरने वाला एक L लंबाई का गॉसियन पृष्ठ खींचा, और आपने देखा कि इस गॉसियन पृष्ठ से किसी भी बिंदु दूरी, किसी भी दूरी पर देखा जाए तो हर जगह पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या होंगी, बाहर की तरफ होगी। इस पॉइंट पर देखेंगे बाहर की तरफ, इस पॉइंट पर देखेंगे बाहर की तरफ, ठीक है, इस पॉइंट पर देखेंगे तो बाहर की तरफ होगा, पीछे वाले पॉइंट वहां पर भी बाहर की तरफ होगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E समान होगा, E का मान क्या होगा, समान होगा, तथा बाहर की ओर दृष्ट होगा। ठीक, पृष्ठ के लिए किसी भी क्षेत्रफल अवयव, इस पृष्ठ पर हम कोई भी क्षेत्रफल अवयव लें, जैसे हमने यहाँ पे 2 लिया है क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल का एक हिस्सा यहाँ पे हमने लिया बिंदु P पर dA, और यहाँ ऊपर एक पॉइंट लिया यहाँ पर dA। जो हम बिंदु P पर लिए हैं यहाँ पर dA, क्षेत्रफल वेक्टर dA और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही तरफ हैं। ठीक है, यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, 0 डिग्री होगा। पॉइंट P पर कोण का मान क्या है, थीटा क्या है, 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है। अब यहाँ पे हम गॉस का नियम लगाते हैं कि बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, नेट विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो आइए इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव dA से होकर बाहर जाने वाले, ठीक है, होकर बाहर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई ई, वैद्युत फ्लक्स फाई ई। तो आप सूत्र क्या पढ़े हैं, आपने सूत्र पढ़ा है डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये फार्मूला पढ़े हैं। ठीक है, डीए से होकर हम निकाल रहे हैं, ये छोटा सा जो सरफेस एरिया लिए हैं डीए, इससे होकर कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, वह होगा डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए। ठीक है, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो ई डी ए कास थीटा हो जाएगा।
ई डी ए कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर कितना है 0 डिग्री, थीटा क्या है 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है, cos 0 डिग्री बराबर क्या होगा 1 होगा। ठीक, तो यह हो जाएगा आपका ई डी ए, ई डी ए, तो आप वैल्यू लिखें, यह हो गया आपका ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है 0 डिग्री, तो यह क्या होगा आपका ई डी ए। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या हो जाएगा आपका ई डी ए। यह निकला है, यह छोटे से अवयव डीए के द्वारा गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान कितना निकल गया ई डी ए, डी फाई ई बराबर ई डी ए, यह निकला है। अब हम पूरे सरफेस के द्वारा निकालने से कितना होगा, यह जो गॉसियन पृष्ठ आप देख रहे हैं इसके द्वारा, मतलब ए सरफेस के द्वारा, ए सरफेस के द्वारा कितना होगा गॉसियन पृष्ठ से, किसे गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई ई, फाई ई कितने से टोटल सरफेस एरिया से, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का इंटीग्रल करेंगे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, सरफेस इंटीग्रल ए का वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक, यह आपका बराबर हो जाएगा, ई तो नियत होगा, ई क्या होगा नियत होगा, सदिश रूप में अगर लिखें सरफेस इंटीग्रल ए ई डी ए, ई नियत है ई को बाहर कर लिए, सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा डी ए, सरफेस इंटीग्रल डी ए, ई नियत है ई को बाहर कर लिए, तो फाई ई बराबर आ गया ई सरफेस इंटीग्रल डी ए। सरफेस इंटीग्रल डी ए कितना होता है, मतलब इस बेलन का सरफेस कितना होता है, तो आप जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई आर एल, तो सरफेस इंटीग्रल ए डी ए बराबर कितना होगा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल होगा, जो क्या है बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर है। ठीक है, ई का मान क्या है नियत है, तो अब क्या हो गया फाई ई बराबर, फाई ई बराबर ई वैल्यू नियत और डी ए का मान कितना आ गया 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, यह हो गया आपका, इसको मानते हैं समीकरण 1। इसका क्या होगा, यह जो ऊपर है यहां पे जो एक सूक्ष्म क्षेत्रफल आप लिए हैं डी ए, यहां पर फ्लक्स का मान क्या होगा, यहां का तो फ्लक्स का मान आप निकाल लिए, ठीक है, यहां के जो पॉइंट आप पी लिए थे वहां का फ्लक्स जो आया है वह फाई ई बराबर डी फाई ई आया है ई डी ए, ठीक है, डी फाई बराबर ई डी आया है। ये इस पॉइंट का क्या होगा, इस पॉइंट पे आप देखें यह जो डी ए है और ई है इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री बन रहा है, थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है, cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है, cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है 0, तो इस पॉइंट पे जो डी फाई ई का मान क्या होगा 0 हो जाएगा, ई डी ए cos थीटा, ई डी ए cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा, तो इसलिए जो है डी फाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, इस सर्किल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है वह 0 हो रहा है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो यही जो सरफेस एरिया है यहीं से हमें फ्लक्स की वैल्यू प्राप्त होगी,
यहाँ का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 90 डिग्री होने के कारण 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 डिग्री है तो यहाँ का वैल्यू मिलेगा हमें। वह वैल्यू आपको कितना मिला है, वह मिला है आपको फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए। पूरे क्षेत्रफल का आप निकाले हैं तो ये आया है फाई ई बराबर ई 2 पाई आर एल। फाई ई बराबर ई 2 पाई आर एल। ठीक, अब हम यहाँ पे फाई ई का मान निकल गया है, गॉस का नियम अप्लाई करते हैं। ठीक है, गॉस का नियम लगाते हैं हम यहाँ पे। गॉस का नियम क्या है, क्या आपको बताया गया था? गॉस के नियम में आपको बताया गया था कि फाई ई बराबर किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, किसके बराबर होगा, टोटल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। फाई बराबर क्या होता है, Q/एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां Q गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध संपूर्ण आवेश है। ठीक, इससे पहले हमने आपको बताया था प्रति एकांक लंबाई के आवेश को क्या कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/L होता है। लैम्डा बराबर Q/L, तो Q बराबर इस क्या हो जाएगा, लैम्डा L। Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा L। ठीक, तो Q बराबर आपका लैम्डा L हो जाएगा। तो फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट सूत्र में, ठीक है, हम जो है वैल्यू रखेंगे तो फाई ई बराबर हो गया, Q की जगह हो गया लैम्डा L एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर लैम्डा L एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। फाई बराबर ई 2 पाई आर एल है और फाई बराबर लैम्डा L बटा एप्सिलॉन नॉट है। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। यह पक्ष बराबर है, यह पक्ष बराबर होगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका ई 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट। ई 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट। आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। L से L क्या हो गया, कैंसिल। E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। E बराबर क्या हो गया, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लैम्डा बटे आर। अब इसको 2 पाई को 4 पाई बनाना है हमें, तो इसके लिए हम ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देते हैं, तो 1/, इसमें 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 को इसमें गुणा करते हैं, 2 लैम्डा बटे आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। तो आपने देखा कि अनंत लंबाई के सीधे तार, अनंत लंबाई के सीधे तार से r दूरी पर बिंदु P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकला है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर आया है मान। ठीक, अब इसको सदिश रूप में अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर रूप में, तो आप लिखेंगे वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर, और आप दिशा देखेंगे तो यूनिट वेक्टर आर। ठीक है, वेक्टर रूप में क्या हो गया, वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर यूनिट वेक्टर आर, जहां यूनिट वेक्टर आर क्या है, आर की दिशा में एकांक वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर आर क्या है,
आर के दिशा में एकांक वेक्टर है, आर के दिशा में एकांक वेक्टर है। ठीक, वेक्टर ई की दिशा जो होगी, इसकी दिशा जो होगी वह बाहर की ओर होगी। धन आवेशित तार के लिए वेक्टर ई की दिशा बाहर की ओर होगी। दिशा क्या होगी वेक्टर ई की? बाहर की ओर, बाहर की ओर। किसके लिए? धन आवेश के लिए बाहर की ओर होगी। तो इस तरह से आपने देखा गॉस का पहले नियम, गॉस का जो नियम है उसका क्या यूज है। तो आपने देखा कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशी सीधा तार हो तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम गॉस के नियम से आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक समान लंबाई का जो सीधा तार है उस पर आवेश जो है वह सममित आवेश है। कैसा आवेश है? सममित आवेश है, एक समान रूप से फैला हुआ आवेश है। इसलिए यहाँ पर हमें गॉस का नियम अप्लाई करना पड़ेगा। और आपने देखा कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे r आया। ठीक है, इस सूत्र में आपने देखा कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह दूरी पर निर्भर है। ठीक है, जो सूत्र आपको मिला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे r, इसमें आपने देख रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह दूरी के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती को अनुपाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश के बिंदु की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा इसकी दिशा जो होगी वह रेखीय आवेश के लंबवत बाहर की ओर होगी। दिशा क्या होगी? बाहर की ओर होगी। अगर ग्राफ खींचा जाए, ये जो व्युत्क्रमानुपाती संबंध आ रहा है तो क्या होगा? तो ग्राफ अगर खींचेंगे आप, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में और दूरी R में, ग्राफ अगर खींचा जाए तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ जो है इस तरह से आएगा। ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है दूरी बढ़ने के कारण घटती है। अगर दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? घट जाएगी। ठीक है, दूरी बढ़ती जाए तो E का मान क्या होगा? घटता जाएगा। दूरी कम है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे दूरी कम है तो विद्युत क्षेत्र की मान अधिक होगा। इस पॉइंट पे और दूरी कम हो गई, विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ गया। ठीक है, अर्थात जो विद्युत क्षेत्र होगा वह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यह पहला उपयोग था गॉस के नियम का, अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आप मिला कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे r। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी, इसी का दूसरा पार्ट।